दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में जानेंगे। और ये ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो आइए सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है ट्रांसक्रिप्शन में प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन डीएनए इज कॉपीड ऑन टू मैसेंजर आरएनए। यानी कि हम सभी जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए में जो इंफॉर्मेशन होते हैं वह मैसेंजर आरएनए में इनकोड होते हैं। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए बनता है। वही हम बात करें ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन एमआरएनए इज यूज्ड टू असेंबल ए प्रोटीन एट ए राइबोसोम। यानी कि ट्रांसलेशन में क्या होता है कि एमआरएनए में जो कोड होते हैं, ठीक है, अब वो कोड प्रोटीन के रूप में सिंथेसाइज होते हैं। तो ट्रांसलेशन में एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। सेकंड डिफरेंस है ट्रांसक्रिप्शन में इट ऑकर इन द न्यूक्लियस। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है यह न्यूक्लियस में होता है अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। अगर वही हम प्रोकैरियोटिक सेल में देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही साइटोप्लाज्म में होते हैं। और वहीं हम बात करें ट्रांसलेशन की, ट्रांसलेशन ऑकर ऑन ए राइबोसोम। तो जो ट्रांसलेशन होता है वो राइबोसोम के ऊपर होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वह सेल में साइटोप्लाज्म में होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो। थर्ड डिफरेंस है, जैसा कि मैंने बताया ऊपर, कि डीएनए से एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन में और वहीं ट्रांसलेशन में एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन जीन रेगुलेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के जीन रेगुलेशन में कौन कौन से डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स में जो जीनोम होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स की बात करें तो इनमें जो जीनोम होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। इसमें बहुत सारे स्ट्रैंड होते हैं, क्योंकि यूकैरियोट्स में आपको क्रोमोसोम दिखने को मिलता है और जो क्रोमोसोम होता है बहुत बड़े डीएनए अणु से मिलकर बना होता है। और इन्हीं डीएनए पर जो जीन होते हैं वह रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जबकि अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो इसमें बहुत अधिक जीन देखने को नहीं मिलते। इसके बाद जो अगला डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, तो इनमें जो डीएनए पे इंस्ट्रक्शन होते हैं ओनली वन सेल टाइप होते हैं। जबकि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो हम सभी जानते हैं यूकैरियोट्स जनरली मल्टीसेलुलर होते हैं और इनमें जो डीएनए पर इंस्ट्रक्शन होता है वह हर सेल में देखने को मिलता है। तीसरा डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स में मोस्ट डीएनए कोडेड फॉर प्रोटीन। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो लगभग 99% जो डीएनए होते हैं वो प्रोटीन को कोड करते हैं। जबकि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें डीएनए का मैक्सिमम पार्ट बेकार होता है, जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता, उसे हम बोलते हैं जंक डीएनए। वहीं अगर हम अगला डिफरेंस देखें प्रोकैरियोट्स में तो मोस्ट ऑफ द जीनोम इज़ एक्सप्रेस्ड। यानी कि इसमें जितने भी जीनोम होते हैं वह अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में जैसा कि मैंने बताया था कि मैक्सिमम पार्ट बेकार होता है, ठीक है, जंक डीएनए होते हैं, तो इसमें केवल लगभग 20% जीनोम ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। बाकी 80% जो जीनोम होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। चलते हैं अगले डिफरेंस की ओर। प्रोकैरियोट्स में है मैकेनिज्म। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो प्रोकैरियोट्स में आपने लैक ऑपरेंड मॉडल देखा होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल के केस में जो जीन रेगुलेशन होता है वो बहुत ही छोटे स्टेप में होता है, ठीक है ना। वहीं हम बात करें यूकैरियोट्स में तो इसमें जो मैकेनिज्म होता है वो बहुत ही लंबे स्टेप में होता है। यानी कि ये कई स्टेप में होता है। जैसे कि इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, फिर उसके बाद है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, फिर उसके बाद है ट्रांसलेशनल कंट्रोल और लास्ट में है पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल। यानी कि कई स्टेप से होकर यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन होता है।
आइए चलते हैं अगले डिफरेंसेस की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस अगर हम देखें तो पहले हम बात करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की। इट इज़ स्मॉल एंड पोर्टेबल एंड कैन बी ऑपरेटेड ईजिली। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और ये ईजिली ऑपरेट होते हैं। वही हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो ये लार्ज होते हैं, ये पोर्टेबल नहीं होते, यानी कि इन्हें एक स्थान से हम दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते और इसको हैंडल करना ईजी नहीं होता, यानी कि जो इसकी ट्रेनिंग लिया होता है व्यक्ति वही इसको हैंडल कर सकता है। अगर हम अगले डिफरेंस की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप में हम जीवित और मृत दोनों तरह के स्पेसिमेन को देख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें हम केवल मृत और सूखे स्पेसिमेन को ही देख सकते हैं। चलते हैं थर्ड डिफरेंस की ओर। तो लाइट माइक्रोस्कोप में किसी भी स्पेसिमेन को देखने के लिए जो हम सोर्स यूज़ करते हैं वो होता है लाइट, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसी भी स्पेसिमेन को देखने के लिए जो हम सोर्स यूज़ करते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन बीम। तो इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से ही हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम स्पेसिमेन को देखते हैं। चलते हैं अगले डिफरेंस की ओर। तो अगला डिफरेंस है लाइट माइक्रोस्कोप में कि इसमें कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव और आई पीस, ये तीन तरह के लेंस होते हैं जो कि ग्लास के बने होते हैं। जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तो इसमें जितने भी लेंस होते हैं वे सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। वही हम बात करें फिफ्थ डिफरेंस की, तो लाइट माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो होता है 0.25 माइक्रोन मीटर से लेकर 0.3 माइक्रोन मीटर तक। वहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो इसका रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, ये लगभग 0.001 माइक्रोन मीटर तक होता है, मतलब कि ये लगभग लाइट माइक्रोस्कोप से 250 गुना ज़्यादा होता है। वहीं हम बात करें लाइट माइक्रोस्कोप के अगले डिफरेंस की, तो इसमें जो हम इमेज देखते हैं वह ऑकुलर लेंस यानी कि आई पीस पे देखते हैं। वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनता है वह जिंक सल्फेट के पर्दे पर या फिर फोटोग्राफिक प्लेट के पर्दे पर बनता है। आइए चलते हैं माइक्रोस्कोपी से जुड़े हुए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि आपसे टेम और सेम के बीच डिफरेंस पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो चलते हैं फर्स्ट डिफरेंस की ओर। तो अगर हम बात करें टेम की, तो टेम में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं वो स्पेसिमेन के इस पार से उस पार चले जाते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन बीम ट्रांसमिट होते हैं। जबकि वहीं हम बात करें सेम की, तो सेम में जो इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं वो स्पेसिमेन के सरफेस पे स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि बिखर जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि स्पेसिमेन में अगर इलेक्ट्रॉन बीम इस पार से उस पार चला जाता है तो ये कंडीशन देखने को मिलता है टेम में, लेकिन सेम में क्या होता है कि स्पेसिमेन के ऊपर से ही इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर्ड हो जाते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले डिफरेंस की ओर। अगला डिफरेंस ये कहता है कि टेम में जो हम सैंपल लेते हैं यानी कि जो स्पेसिमेन लेते हैं उसको हमें बहुत ही थिन काटना होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन बीम को ट्रांसमिट करना होता है, इसलिए जब तक सेक्शन थिन नहीं रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन अच्छे से ट्रांसमिट नहीं होगा और उस स्पेसिमेन का इमेज ठीक प्रकार से नहीं बनेगा। वहीं हम बात करें सेम की, तो सेम में क्या होता है, जो स्पेसिमेन होता है वह एक हैवी मेटल के थ्रू घिरा होता है, यानी कि उस पर हैवी मेटल की एक कोटिंग कर दी जाती है, जैसे कि गोल्ड है या पैलेडियम है। बात करें थर्ड डिफरेंस की, तो टेम की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वह सेम से बहुत ज़्यादा अधिक होती है, जबकि सेम की रिजॉल्विंग पावर लगभग 20 nm होती है। बात करते हैं अगले डिफरेंस की, तो टेम का जो मैग्नीफिकेशन पावर होता है वह लगभग 50 लाख गुना होता है, जबकि अगर हम सेम के मैग्नीफिकेशन पावर की बात करें तो इसका मैग्नीफिकेशन पावर लगभग 1 लाख गुना होता है। फिफ्थ डिफरेंस ये है कि टेम के थ्रू जो इमेज बनता है स्पेसिमेन का वो 2D होता है, जबकि सेम के थ्रू जो इमेज बनता है स्पेसिमेन का वो होता है 3D। वही हम बात करें लास्ट डिफरेंस की, तो टेम में जब भी हम स्पेसिमेन का अध्ययन करते हैं
तो उसके जो इंटीरियर पार्ट होते हैं, यानी कि सेल के अंदर जो भी इंटीरियर पार्ट है, उनको हम आसानी से स्टडी कर पाते हैं। जबकि अगर हम बात करें सेम की, तो सेम के थ्रू हम किसी भी स्पेसिमेन के ऊपरी यानी कि जो उसकी टोपोग्राफिक कंपोजिशन है, उसके बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।